नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अब यह तय हो चुका है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। यह हमला सीमित कार्रवाई होगी या फिर ऑल आउट वॉर। ईरान तो पहले ही कह चुका है कि जंग हुई तो फिर यह सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान बन जाएगा। ट्रंप ईरान को अंतिम चेतावनी दे चुके हैं, तो ईरान ने भी साफ कह दिया है कि वो झुकेगा नहीं। हमला हुआ तो अमेरिका को जवाब मिलेगा। यूरोपीय संघ जो डायरेक्ट जंग तो नहीं लड़ रहा, लेकिन अमेरिकी मदद जरूर करता दिखाई दे रहा है, उस पर भी ईरान ने तीखा हमला बोला है। वैसे ट्रंप भले ही जंग की बात कर रहे हो, लेकिन डर अमेरिका को भी लग रहा है। खामनेई की धमकी से डरे ट्रंप, ईरान ने दी पलटवार की धमकी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में की एयर स्ट्राइक, कई ठिकानों को बनाया निशाना। तालिबान बोला हर हमले का देंगे जवाब। रूस के साथ जंग में फंसा यूक्रेन, अब यूरोपीय संघ में भी शुरू हुआ विरोध। हंगरी और स्लोवाकिया ने दी जेलेंस्की को धमकी। इजरायल में अमेरिकी राजदूत का विवादित बयान, कहा मिडिल ईस्ट का अधिकांश हिस्सा इजरायल का, कब्जा किया तो अमेरिका नहीं करेगा विरोध। राजदूत के बयान पर भड़के मुस्लिम देश। और चलते चलते में देखेंगे पानी के अंदर अचानक क्यों मचने लगा है शोर, इस शोर के क्या हो सकते हैं घातक परिणाम। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश का पीएम बनते ही तारिक रहमान का बड़ा कदम, यूनुस का फैसला पलटा। अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने की कही बात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और बड़ा वार, 10 से बढ़ाकर 15% किया ग्लोबल टैरिफ। कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को किया है रद्द। ईरानी आईआरजीसी ने अपने हाथों में ली हिजबुल्लाह की कमान। ईरान पर अमेरिकी हमले की स्थिति में इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। सऊदी अरब के अखबार अल अरबिया की रिपोर्ट में दावा। चीन ने हिंद महासागर में 6 महीने में छठी बार भेजा जासूसी जहाज। मालदीव की तरफ बढ़ रहा दा यांग हाउ, भारत और अमेरिका की बढ़ी चिंता। मिडिल ईस्ट जंग की तरफ बढ़ रहा है, तनाव चरम पर है और कभी भी यह तनाव जंग में बदल सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ही अब जंग की बात कर रहे हैं। 2003 के बाद मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य उपस्थिति दिखाई दे रही है। खबर तो यहां तक आ रही है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्रंप को हमले का प्लान भी सौंप दिया गया है, जिसमें ईरान पर सीमित हमले का विकल्प दिया गया है। हमले में ईरान के परमाणु संयंत्र, टॉप धार्मिक नेता जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके बेटे के अलावा सैन्य अधिकारी भी शामिल हैं, उन्हें निशाना बनाने की बात कही गई है। ऐसे में अब ट्रंप को फैसला लेना है कि हमला सीमित होगा या पहला हमला सबसे बड़ा हमला होगा, और यह हमला कब ईरान पर किया जाए, सब कुछ अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है। एक तरफ अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जंग की तैयारी कर ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कर दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया की ताकतें हमें सिर झुकाने के लिए मजबूर करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। वो हमारे सामने दिक्कतें खड़ी कर रही हैं, लेकिन हम सिर नहीं झुकाएंगे। ईरान अपने हितों से समझौता नहीं करेगा और बाहरी दबाव के बावजूद मजबूती से खड़ा रहेगा। पेजेश्कियान ने जो कहा है, ईरान वो करता भी दिखाई दे रहा है। दरअसल यूरोपीय संघ की तरफ से ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। ईरान ने इसे पूरी तरह अवैध बताया था और अब ईरान ने इसका जवाब देते हुए यूरोपीय संघ की सेना, वायुसेना और नेवी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस प्रतिबंध के दायरे में सभी यूरोपीय देशों की सेनाएं शामिल हैं। उसका कहना है कि वो 2019 के एक कानून के आधार पर यह कार्रवाई कर रहा है, जिसमें तय किया गया है कि अगर कोई देश संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने के फैसले का समर्थन या अनुसरण करता है, तो उसके खिलाफ समान कदम उठाया जाएगा। दरअसल ईरान को इस बात का एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अभी समझौते के लिए तैयार नहीं है, वो जंग की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए ईरान भी जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और ईरान का अंदाजा गलत भी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर हमले के बहाने तलाश रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बात भी कही गई कि ईरान पर हमले के लिए हमारे पास कई वजह है, और अब इसे लेकर एक और बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है कि ईरान में प्रदर्शन के दौरान खामेनेई की सेना ने 32,000 ईरानियों की जान ली थी। अमेरिका के इस दावे पर तुरंत ही ईरान ने सवाल भी उठा दिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पूछा कि आखिर यह आंकड़ा कहां से आया है, क्या अमेरिका के पास इसके कोई सबूत है।
अगर हैं तो वो सार्वजनिक किए जाएं, क्योंकि ईरान उन सभी लोगों के नामों की सूची जारी कर चुका है जिनकी जान प्रदर्शन के दौरान चली गई थी, और यह संख्या 3,117 थी, ना कि 32,000। ईरान का दावा है कि यह प्रदर्शन भी अमेरिका और इजरायल के इशारे पर हुए थे। और अब जब ईरान पर अमेरिका के हमले की संभावना बढ़ गई है तो एक बार फिर तेहरान में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इस बार भी खामनेई के खिलाफ तेहरान में नारेबाजी हुई है। ईरान सरकार का कहना है कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहता है तो उसे इस तरह के प्रदर्शनों से कोई परेशानी नहीं है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन ईरानियों का अधिकार है और सरकार इसकी रक्षा करेगी, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर दंगा किया जाए तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि प्रदर्शन की आड़ में ही अमेरिका ईरान पर हमले की रणनीति बना रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। तो एक बार फिर दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। आधी रात को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में बड़ा हमला बोल दिया। पाक सेना ने अफगानिस्तान के पक्तिका, नागरहार और खोस्त प्रांतों में भीषण हवाई हमले किए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि यह इंटेलिजेंस आधारित एक चयनित ऑपरेशन था, जिसमें प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में उन आतंकियों को ठिकानों को निशाना बनाया गया है जो पाकिस्तान के अंदर हुए हालिया फिदाइन हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इसमें इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक गुट के ठिकानों पर भी हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना की बमबारी में आम लोगों के हताहत होने की खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिलाओं और बच्चों समेत दर्जनों लोग शहीद हो गए। इन हमलों पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार भी भड़की हुई है। उसने बदले की कसम खा ली है। अफगान सरकार ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानी टेरिटरी में घुसपैठ की है। पाकिस्तान ने मदरसे पर हमला किया है। इन हमलों में 19 आम लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए बेकसूर नागरिकों को निशाना बनाया है। पाकिस्तानी जनरल ऐसे अपराधों के जरिए अपने देश की सुरक्षा कमजोरियों की भरपाई करते हैं। तालिबान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने काबुल और कांधार में आपात बैठकें भी बुलाई हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और अफगानिस्तान को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। हम सही समय पर जवाबी हमला करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दोबारा संघर्ष छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान पर दोहा समझौते का पालन करने के लिए दबाव बनाए। दरअसल दोहा समझौता अमेरिका और तालिबान के बीच 2020 में कतर में हुआ था, जिसके तहत अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी और नाटो सेना की चरणबद्ध वापसी का वादा किया था और बदले में तालिबान ने प्रतिबद्धता जताई थी कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह की तरफ से अमेरिका या उसके सहयोगियों के खिलाफ हमलों के लिए नहीं किया जाएगा। इस समझौते से पाकिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसे भी पता है कि इस हमले के बाद तालिबान चुप नहीं बैठेगा और उसका पलटवार पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ सकता है ये वो पहले देख चुका है, क्योंकि इससे पहले भी दोनों देशों में जंग हो चुकी है। ऐसे में इस क्षेत्र में शांति पर खतरा मंडराने लगा है। अब देखना यह होगा कि तालिबान पाकिस्तान से कैसे बदला लेता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन को मिले झटके की। तो एक तरफ रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तमाम यूरोपियन देशों ने रूस के समर्थन में यूक्रेन को बड़ी धमकी दी है, जिसके बाद यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान में टिके रहना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से ही वो हथियारों के लिए अमेरिका पर निर्भर है और यूरोप उसे फंड्स दे रहा है। लेकिन अगर ये सब बंद हो जाएगा तो यूक्रेन के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। दरअसल हंगरी ने यूक्रेन को दिए जाने वाले 90 अरब यूरो यानी लगभग 106 अरब डॉलर के महत्वपूर्ण लोन को रोकने का ऐलान कर दिया है। उसने इस मदद को आगे बढ़ाने के लिए यूक्रेन के सामने कठिन शर्त रख दी है। हंगरी का कहना है कि जब तक यूक्रेन के रास्ते आने वाले रूसी तेल की आपूर्ति बहाल नहीं होती है, तब तक वो इस मदद को आगे नहीं बढ़ने देगा। हंगरी यूक्रेन के पक्ष में होने वाले यूरोपियन यूनियन के फैसलों को ब्लॉक करता रहेगा। आप जानते हैं कि रूस पर इस युद्ध को खत्म करने का दबाव बनाने के लिए अमेरिका और यूरोप की तरफ से कड़े कदम उठाए गए हैं। वो उसे प्रमुख तौर पर आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है उसके तेल व्यापार पर रोक लगाना। यूरोपियन यूनियन ने रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन हंगरी और स्लोवाकिया दो ऐसे देश हैं जो इस नीति को नहीं मानते। लेकिन 27 जनवरी से दोनों को होने वाली रूसी तेल की सप्लाई ठप हो गई है। अब यूक्रेन का दावा है कि रूसी ड्रोन हमले में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे यह सप्लाई बाधित हुई है।
ये पाइपलाइन यूक्रेन के रास्ते मध्य यूरोप तक रूसी कच्चा तेल पहुंचाती है। लेकिन हंगरी यूक्रेन के इस दावे को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगा रहा है और साथ ही लोन को लेकर अब धमकी भी दे रहा है। वहीं स्लोवाकिया ने भी धमकी दी है। स्लोवाकिया ने कहा है कि अगर कीव यूक्रेन की धरती से होते हुए स्लोवाकिया को रूसी तेल का ट्रांसपोर्ट फिर से शुरू नहीं करता है तो वो 2 दिनों के अंदर यूक्रेन को आपातकालीन बिजली आपूर्ति बंद कर देगा। यानी अब यूक्रेन के पास ना तो फंड्स पहुंच रहे हैं और कभी भी बिजली सप्लाई भी बंद हो सकती है। लेकिन यूक्रेन अभी भी सख्त तेवर अपनाए हुए है। इन धमकियों के जवाब में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन हंगरी और स्लोवाक गणराज्य की सरकारों की तरफ से हमारे देश के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर दी जा रही धमकियों और ब्लैकमेल की कड़ी निंदा करता है। ये धमकियां क्रेमलिन को भेजी जानी चाहिए, न कि कीव को। इस तरह की कार्रवाई उत्तेजक, गैर जिम्मेदाराना और पूरे क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा है। हालांकि इन सबके बीच यूक्रेन ने तेल सप्लाई दोबारा शुरू करने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का प्रस्ताव भी पेश किया है। लेकिन जिस तरह यूक्रेन को लेकर यूरोप ही 2 भागों में बंट गया है, हंगरी और स्लोवाकिया दोनों ही नाटो के सदस्य हैं। ऐसे में उनका यूक्रेन की बजाय रूस को चुनना कीव के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका की युद्ध विराम कोशिशों में भी कोई हल नहीं निकल पा रहा, बल्कि रूस के अडिग रवैये और लगातार जारी हमलों ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। अब देखना यह होगा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए यूक्रेन क्या कदम उठाता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकी राजदूत के बयान से बिगड़ते ट्रंप के खेल की। तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल हर मुद्दे पर एक साथ दिख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही मिलकर ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि खाड़ी के मुस्लिम देश जंग का विरोध कर रहे हैं। इस बीच इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी का एक बयान सामने आया है जिसने बवाल मचा दिया है। ट्रंप की भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि हकाबी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के अधिकांश हिस्से पर अगर इजराइल का कब्जा हो जाता है तो अमेरिका को कोई परेशानी नहीं होगी। यहूदियों का इस जमीन पर अधिकार है। हकाबी ने जिन क्षेत्रों को इजराइल का हिस्सा माना उसमें लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब का बड़ा भाग शामिल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें से जॉर्डन और सऊदी अरब को अमेरिका का करीबी माना जाता है। यानी अमेरिका के दोस्तों पर हमले के लिए अमेरिकी राजदूत इजराइल को भड़काते दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि अमेरिकी राजदूत के बयान पर मुस्लिम जगत ने तीखी प्रतिक्रिया दिखाई है। इजराइल के पड़ोसी देशों मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने अमेरिकी राष्ट्रपति से तीखे सवाल पूछे हैं। हकाबी के बयान को अतिवादी और भड़काऊ बताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने हकाबी की टिप्पणी को कट्टरपंथी बयानबाजी कहा है, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का खुला उल्लंघन बताया है, और यह भी कहा है कि इससे इस पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर खतरा हो सकता है। अमेरिका से कहा है कि वो इस मामले में अपना रुख साफ करे, क्योंकि यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच और गजा संघर्ष को खत्म करने की उनकी योजना के बिल्कुल उलट है। ट्रंप की योजना फलस्तीनी लोगों के लिए एक आजाद देश बनाने की है, लेकिन अमेरिका के राजदूत आजाद मुस्लिम मुल्कों पर इजराइल के अधिकार की बात कह रहे हैं। 13 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दूसरों की जमीन पर कब्जे को सही ठहराना शांति की कोशिशों को कमजोर करता है और माहौल को भड़काता है। कब्जे वाले फलस्तीनी इलाके या किसी दूसरी अरब जमीन पर इजराइल का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम देशों ने वेस्ट बैंक पर इजराइल के कब्जा या उसे गजा पट्टी से अलग करने की किसी भी कोशिश को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मुस्लिम देशों ने पूरे मामले में अमेरिकी सरकार से सवाल किए हैं, और जब व्हाइट हाउस पर दबाव बढ़ा तो हकाबी के तेवर ढीले पड़ते हुए भी दिखाई दिए। उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि कुछ हद तक उनका बयान सही नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बयान को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। अब यह बात तो आप जानते ही हैं कि अमेरिकी राजदूत एक कट्टर ईसाई जायोनिस्ट और इजराइल के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, लेकिन उनके बयान अमेरिका की मुसीबत को बढ़ा रहे हैं, जो पहले से ही मिडिल ईस्ट में बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे पानी के अंदर के शोर की। तो मान लीजिए कि आप एक शांत कमरे में किसी से बातचीत कर रहे हैं और अचानक आपके चारों तरफ दर्जनों लाउडस्पीकर बजने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बातचीत का क्रम टूट जाएगा, ना आप कुछ सुन पाएंगे और ना ही कुछ कह पाएंगे। अब कुछ ऐसा ही हाल आज हमारे महासागरों का है। पहले ये महासागर शांत होते थे, लेकिन अब यहाँ इंसानी मशीनों का एक ऐसा शोर गूंजता है जिससे यहाँ ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है और इसकी वजह से समुद्री जीवों का दम घुट रहा है। दरअसल कभी समंदर की गहराई में व्हेल मछलियों का कंपन और डॉल्फिन की क्लिक क्लिक वाली आवाजें गूंजती थी,
ये आवाजें सिर्फ आवाज ना होकर उनकी बातचीत का जरिया होती थी। चूंकि सूरज की रोशनी गहराई तक नहीं पहुंचती, इसलिए समुद्री जीव देखने के बजाय सुनकर रास्ता तय करते हैं, शिकार ढूंढते हैं और अपने साथियों से बातचीत करते हैं। लेकिन आज इंसानों की तरक्की ने इस बातचीत में खलल डाल दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे प्रमुख तौर पर 3 वजहें हैं। पहली, दुनिया भर में करीब 2.5 लाख कमर्शियल जहाज दौड़ रहे हैं। इनके भारी भरकम इंजन और पंखे, प्रोपेलर पानी के नीचे सैकड़ों किलोमीटर तक गूंज पैदा करते हैं। दूसरा, तेल और गैस की खोज के लिए समंदर के सीने पर धमाके किए जाते हैं। ये एयर गन हर कुछ सेकंड में इतने पावरफुल ब्लास्ट करती है कि समुद्री जीवों के कान के पर्दे फट सकते हैं। तीसरा, बंदरगाहों का बनना और नौसेना के सोनार सिस्टम इस शोर को और डरावना बना देते हैं। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा इस संकट के मुहाने पर खड़ी है। हिंद महासागर दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। अलीबाग में ब्लू व्हेल का भटकना हो या तूतीकोरिन में पायलट व्हेल का तट पर फंसना, एक्सपर्ट्स इन घटनाओं को इसी शोर से जोड़कर देख रहे हैं। जब शोर ज्यादा होता है तो ये जीव दिशा भटक जाते हैं और घबराहट में किनारे पर आकर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस शोर को कम किया जा सकता है। जहाजों के इंजन को शांत बनाकर, उनकी गति को थोड़ा धीमा करके और समुद्री रास्तों को संवेदनशील इलाकों से दूर मोड़कर हम इस ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। हकीकत यह है कि अगर समंदर खामोश हो गया तो वहां का जीवन भी खत्म हो जाएगा। अब वक्त है कि हम अपनी मशीनों की आवाज थोड़ी धीमी करें ताकि कुदरत का संगीत फिर से सुनाई दे सके, ये जीव आपस में दोबारा बात कर सके। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।